नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे और पिछले कुछ दिनों से एक मामला है जो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया में भी और कई न्यूज़ चैनल में भी इस खबर को आपने सुना होगा और देखा होगा। एक कैग की रिपोर्ट जो विधानसभा के पटल पर रखी गई, उसके बाद से ही उस कैग की रिपोर्ट के बाद पूरे सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस कैग की रिपोर्ट आने से पहले एक व्यक्ति, एक सोशल एक्टिविस्ट थी जो 2022 में भी ये बात कह रही थी और सोशल मीडिया में उन्होंने कई वीडियोस इस पर बनाई थी और कहा था कि जो कैंपा फंड है उसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। पर उस समय सरकारों ने शायद इस बात को नहीं सुना और आज जो कैग की रिपोर्ट आई है वो भी चीख चीख कर ये कह रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उस समय ये वीडियो बनाई, सुजाता पॉल जी हैं। मैडम, सीधे सवाल है, 2022 में भी आपने वीडियोस के माध्यम 21 में आपने वीडियोस बनाई। आपने कहा कि जो कैंपा फंड है उसका दुरुपयोग हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए जो ये योजना के तहत जो सैलरी देने की और कई लोगों को रखने की बात हो रही है, शायद ये भविष्य में एक मुसीबत खड़ी करे। निश्चित तौर पर। और ये बात अगर मैं आपको एक वीडियो बताऊं, और भी वीडियोस मैंने बनाई थी इसको लेकर, मगर 1 अप्रैल 2021 को मैंने उत्तराखंड की जनता को, अपनी सरकार को आगाह किया था कि तीरथ सिंह रावत जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनका नाम लेकर मैंने कहा था कि इस घोटाले से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगस्त 2020 में प्रकाश जावड़ेकर जी मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री के जो मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि कैंपा फंड का इस्तेमाल केवल उस काम के लिए किया जाएगा जो उसके लिए निर्धारित है, और वो है एफॉरेस्टेशन, क्योंकि कैंपा का फुल फॉर्म है कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। तो यानी कि एफॉरेस्टेशन के लिए जो फंड बनाया गया, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, तो कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है, मगर मेन प्रायोरिटी उसकी थी एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाने के लिए। तब खबर ये आई थी, एक न्यूज़ आर्टिकल से ये बात का खुलासा हुआ, फिर आरटीआई में भी खुलासे हुए कि इस फंड का उपयोग अब वन प्रहरी की सैलरी में जाएगा। तो वन प्रहरी अर्बन फॉरेस्ट में लगाए जाएंगे और वन प्रहरी 10,000 होंगे, जिसमें 5,000 महिलाएं और 5,000 पुरुष होंगे, और उनकी तनख्वाहें कैंपा फंड से जाएगी। जब हमने इस पर आवाज़ उठाई थी तो ये कहा गया कि इसकी क्लियरेंस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से मिल चुकी है। लेकिन जब प्रकाश जावड़ेकर जी इस बात को कैटेगोरिकली कह चुके थे कुछ ही महीने पहले कि कैंपा फंड का इस्तेमाल और किसी चीज़ में नहीं किया जा सकता, तो हमने कहा था, मैंने तो स्वयं इस बात को कहा था कि सावधान उत्तराखंड, सावधान, कैंपा फंड का दुरुपयोग होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ से शुरुआत हुई और अब कैग की रिपोर्ट ने मेरी उस बात पर मुहर लगाई है। जो कैग की रिपोर्ट कैंपा फंड्स का जिस तरह से उपयोग हुआ 2019 से 22 तक, उसकी रिपोर्ट फरवरी 2025 में विधानसभा में टेबल करी गई और उसमें ये बात आ गई कि अब तो भाई इसका और भी बड़ा घोटाला हो गया, क्योंकि लैपटॉप, मोबाइल और भी अन्य चीज़ें जैसे गाड़ी वाड़ी, ये सब चीज़ें इसी के माध्यम से खरीदी जा रही थी, और इसके बारे में हम तब भी हल्ला मचा रहे थे। लेकिन अब जब कैग की रिपोर्ट कहती है कि लैपटॉप्स और मोबाइल के लिए इसको इस्तेमाल किया गया इस पैसों का, तो ये बहुत बड़ा दुरुपयोग है, ये नियम कायदों का अपमान है, नियम कायदों को न मानना, उसकी अवहेलना करना, ये आरोप है इस सरकार के ऊपर। जी, ये शुरुआत जो आपने कहा कि कैंपा की उस समय से हो गई थी, उसके बाद अब जो है लैपटॉप्स और आईफोन लेने की बात आई, जो अभी सभी जगह चल रहा है कि कैग की रिपोर्ट में ये साफ साफ नज़र आया। सवाल ये था कि उस समय जो वन मंत्री थे, वो आप जिस दल से आती है, हरक सिंह रावत, वो अब कांग्रेस में आ गए हैं दोबारा, उस समय वन मंत्री वो थे। तो एक बड़ा सवाल है कि उनके समय का ये पूरा मामला है और उस समय उन्होंने भी ये घोषणाएं हुई, कई तरीके की बातें हुई। अब सवाल तो यही है कि ये बड़ा अपने आप में विषय है कि इस तरीके का दुरुपयोग हुआ है, बड़े लेवल पे हुआ है। देखिए, मैं कभी भी सरकार का जो मुखिया होता है उसको सुननी पड़ती है बात। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ और उसी से आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जी तो कुछ ही महीने के लिए थे, उसके बाद धामी जी आए। तो यानी कि धामी जी ने क्या किसी भी चीज़ का रिव्यू नहीं किया आने के बाद, जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्हें तो हर डिपार्टमेंट को देखना था। और उस समय
टेक होम राशन को लेकर एक स्कीम थी केंद्र सरकार की, जो स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को एम्पावर करने के लिए थी। उस पर जब प्रहार हुआ, उसके ऊपर भी मैंने आवाज़ उठाई और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कोर्ट भी गई, तो उसको उन्होंने अपने आदेश को वापस ले लिया। आदेश उनका नहीं था, आदेश उनके पहले वाले मुख्यमंत्री का नहीं, TSR 1 यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय का था, लेकिन उन्होंने वापस लिया ना, उन्होंने सुना। तो अगर मैं कोई बात कह रही हूँ और लगातार किसी बात को कह रही हूँ तो अन्य लोग भी कह रहे हैं, उस पर RTI भी निकाली जा रही है, तो क्या धामी जी को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी? क्या आप ये कहेंगे कि कौन सा मंत्री था? क्यों, मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। अभी अगस्त 2024 में मैंने IFS राहुल, जिनकी नियुक्ति करी गई थी निदेशक के रूप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हटाने के बाद, और उनके ऊपर आरोप लगे थे, हटाने के बाद राजाजी नेशनल पार्क में उन्हें निदेशक बना दिया गया। उसके बाद जब ये मामला मैंने उठाया, तब किसी ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी? तब किसी ने क्यों नहीं बोला सरकार की तरफ से कि भैया ये अगर आवाज़ उठ रही है विपक्ष की तरफ से तो हमारे को इसमें कुछ कदम उठाने हैं। अगर कांग्रेस पार्टी कोई चीज़ बोल रही है तो वो आपकी मदद करने के लिए भी बोल रही है कि भैया ऐसा कुछ गलत हो रहा है, सरकार हर चीज़ को अगर नहीं देख पा रही है तो। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, सरकार बहुत पावरफुल होती है, मगर तब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठ गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आरोप लग रहे थे सुबोध उनियाल जी के ऊपर भी, धामी जी के लिए भी बहुत कुछ कहा जा रहा था उस वक्त कि भाई उन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट करी है नियम कायदों के विरुद्ध, सुबोध उनियाल मंत्री के जो टिप्पणी थी उसके खिलाफ। लेकिन उसके बाद IFS राहुल वहाँ से हटे या नहीं, आप खुद बता दीजिए। और ये IFS राहुल भी जो उस समय वन मंत्री होते थे, 2021 की बात यदि आप करें, हरक सिंह रावत जी, तो तब थे। लेकिन आप अगर 21 के बारे में बात करते हैं तो आप ये भी देखिए कि धीरे धीरे करके उस समय पर हरक सिंह रावत जी तो छोड़ आए थे भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी में आए, तो आप उनके ऊपर आरोप अगर लगा के उससे पल्ला झाड़ेंगे तो ये तो सरकार को बताना पड़ेगा ना कि आप अपने आँख के नीचे कुछ हो रहा है तो आप कहेंगे जी उन्होंने किया, वो पार्टी बदल के चले गए तो जिम्मेदारी किसी की नहीं है। ऐसा नहीं होता, जिम्मेदारी सरकार की होती है और मुखिया की होती है। जी, कैंपा को लेकर आपने कहा वृक्षारोपण होना था, पेड़ लगने थे, उसमें कैग ने एक आपत्ति भी की है। उन्होंने कहा है कि जो पेड़ लगाए भी गए हैं उनकी जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, उस पर भी आपत्ति की है। मुझे लगता है 35% के सर्वाइवल रेट जो है वो रहा है। ये भी अपने आप पे बड़ी बात है। पहले तो जिसके नाम पे फंड आया उसका उपयोग वहाँ पर ना होना, उसके बाद जितना हुआ भी है उसमें से इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि 100 पेड़ लगे हैं तो उसमें 35% ही बचे, मतलब 35 पेड़ बचे। ये अपना पे बड़ा सवाल है। देखिए, आप तो कह रहे हैं कि 35 पेड़ का अगर एवरेज एक बार को मैं मान भी लूँ तो वो शायद पूरे उत्तराखंड में जो लगाए गए होंगे उसमें से निकाले गए होंगे, क्योंकि इन्होंने तो अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी लाकर रख दिया था। मगर जिस राज्य में वन भूमि सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, उस राज्य में इस वक्त अगर आप गूगल मैप में जाएंगे, जो आप पहले के और अभी के हाल देखेंगे, और उसमें एक एडवोकेट हैं विकेश नेगी जी, उन्होंने भी इस बात को उठाया है कि कैसे पेड़ों को नियम कायदों के विरुद्ध काट दिया जा रहा है। तो सच्चाई तो ये है कि जब सरकार ने कोई योजना लाती है कोई सरकार, तो बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय उसे धरातल पे उतारना होता है। धरातल पे कैसे उतरी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपको याद होगा कि हम रिस्पना के जो साइड में हम लोग पेड़ लगाने के कई कार्यक्रम कर चुके थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार के आने के पहले, और उनके आने के बाद भी वो कंटिन्यू कर रहा था। फिर उसमें उनको भी शायद मौका लगा कि उन्हें लगा कि हाँ भाई, सारे NGO, सारी सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई NGO के साथ हो, कि वो इसमें काम कर रहे हैं, तो वो एक नया कॉन्सेप्ट ले आए, रिस्पना टू ऋषिपर्णा। कहाँ गया वो कॉन्सेप्ट? और उसमें इतने पेड़ लगाए गए थे और एक पेड़ मुझे तो नहीं दिखा जो वहाँ पे पनपा होगा रिस्पना के पास। और ऋषिपर्णा का एक नया कॉन्सेप्ट, कौन सी ऋषिपर्णा, कहाँ की ऋषिपर्णा? कोई ऋषिपर्णा नहीं थी माइथोलॉजी में भी। इसलिए ये इन्होंने अपने दिमाग की उपज के साथ पेड़ों को लगाने का बहाना करके पैसों का स्वाहा कर दिया है, और इसी कारण से यहाँ पे एक भी पेड़ सरवाइव नहीं करे। अब ये 35% भी अगर ये कह रहे हैं तो ये तो जो जनता का पैसा है, कैंपा फंड के लिए जो पैसा आया एफॉरेस्टेशन के लिए, उसका दुरुपयोग पहली बात
कि वो पेड़ बचे नहीं। दूसरी बात कि ये पेड़ तो वो वाले एफॉरेस्टेशन का हिस्सा ही नहीं है। हम तो नदियों की बात कर रहे हैं जो शहरों के अंदर जा रहे हैं। एफॉरेस्टेशन यानी कि आप जो फॉरेस्ट भूमि के पेड़ों को कम करा जा रहा है, आपके दिमाग में वो है कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, बहुत सारी ज़मीन अर्बन एरिया में आ गई, तो अब हमारे को पेड़ों की संख्या बढ़ानी है उस जगह पे जहाँ पर पेड़ लगाने के लिए एक लैंड मास हो। और अगर वो लैंड मास नहीं है और आप इसका बहाना ले लेते हैं कि आपने नदी के साथ साथ वो पेड़ लगाए, तो ये तो खुद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे ये बता दिया जाए कि जो पेड़ काट दिए गए, जो गूगल मैप्स में आप दिखाई देते हैं कि वो पूरे साफ़ हो गए, जो पहाड़ एकदम समतल कर दिए जा रहे हैं, काट दिए जा रहे हैं, आपने देखी होंगे कि कई ऐसे कोई एक होटल भी बन रहा है कहीं पे जहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ी काट दिया गया है, तो ये तो अलाउड ही नहीं है ना। तो अगर ये अलाउड नहीं है तो कैसे हो रहा है? तो पेड़ तो कट रहे हैं और सरकार कह रही है कि भाई हमने तो किसी के साथ MOU साइन कर दिया, इसलिए हमें करने दो। इसीलिए तो सख्त भू कानून की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड की बात नहीं है, हमारे यहाँ फॉरेस्ट लैंड को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जी मैडम, एक सवाल मैं आखिरी इसलिए भी करूंगा, आपने जो बात कही उसी से ये जुड़ता हुआ है। एक्सप्रेस वे के नाम पर कई हज़ार पेड़ का बलिदान होने वाला है, उसको लेकर भी कई बातें हो रही हैं। इससे पहले भी पेड़ कटे हैं, उससे पहले भी कई जगहों पर आपने सहस्त्रधारा का वो देखा। उसके बाद जब ये पैसा जो उसमें यूज़ होना था, अब वो तो चला गया आईफोन खरीदने में, लैपटॉप्स खरीदने में, सरकारी खर्चे में किसी के। ये बड़ा सवाल है कि वहाँ पर उन योजनाओं में जो एक्सप्रेसवे और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो उत्तराखंड में साफ देखे जा सकते हैं कि किस समय यहाँ पर जो मौसम रहता था उसमें बड़ा बदलाव आया है। तो उसकी देखते हुए भी एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा हो जाता कि सरकारों को जिस और ध्यान देना चाहिए था उसके विपरीत चल रही हैं। देखिए कितनी बेवकूफ़ी की बात है ना कि आपके घर का कोई बुज़ुर्ग हो, आप कहें कि जी एक बच्चा घर में पैदा हुआ है तो उस बुज़ुर्ग की हत्या कर दो। यही तो मतलब हुआ कि आप पुराने पेड़ को काट दो क्योंकि एक बच्चा कहीं और हमने लगा दिया है, एक पेड़ लगा दिया है। तो ये एफॉरेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये खुद ही फ्लॉड है। इसमें बहुत बड़ी गलती ये है कि आप कहते हैं कि आप सड़क को वाइड करने के लिए पेड़ लगाएंगे, उस पर भी मैं आ रही हूँ, लेकिन कि पेड़ यहाँ पे लगाएंगे तो उधर वाले पेड़ काटने का कॉम्पनसेशन हो गया। ये कॉम्पनसेशन नहीं होता। अगर उसी जंगल के एरिया में उसी टाइप की बायोडाइवर्सिटी को आप बढ़ाते हैं तो उसमें भी कोई बैलेंस होना चाहिए। एफॉरेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने इधर से काट दिए तो उधर लगा दिए, केवल ये हो। क्योंकि यहाँ पे लाइमस्टोन माइनिंग भी बैन हुई थी, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी था कि जो लाइमस्टोन माइन जहाँ थी वहाँ पे पेड़ कट गए तो दूसरी जगह पे पेड़ लगा दिए तो वो हो गया। नहीं, ये था कि भैया उनको भी बचाना, उस जगह पे भी पेड़ को लगाना है और बाकी जगह भी पेड़ लगाना है। अब आप बात कर रहे हैं जिन पेड़ों के बारे में कि ये काटने जा रहे हैं, आप बताइए ना, मतलब कोई सेंस अगर हो तो मुझे कोई समझा दे कि इस सरकार में बैठे अधिकारियों के दिमाग में क्या चल रहा है जो उनकी इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि मसूरी जाने के लिए सपोजिंग आपने 4 रास्ते बना दिए, मसूरी तो उतनी है ना, बिल्कुल, तो आप उसका बोझा बढ़ाएंगे। आप कहेंगे जी इतने टूरिस्ट आ गए, इतने आ गए, इतने आ गए, उससे नहीं है। आप वहाँ पर क्या स्थिति को संभाल सकेंगे? तो आपने 4 साइड से अगर रास्ते बना दिए तो उसमें दूसरी कहानी है जिस पे मैं बाद में आऊँगी, लेकिन आपने जो 4 रोड बनाए हैं ना, उससे जो वहाँ क्लॉगिंग होगी और जो वहाँ पर ट्रैफिक जैम्स अभी भी हो रहे हैं उससे ज़्यादा ट्रैफिक जैम होगा और चारों तरफ से ट्रैफिक जैम हो जाएगा। कोई बीमार व्यक्ति को कहीं जाना है, उसको तो जो एक सीक्रेट रास्ता होता है कि इधर से निकल लो और इधर की तरफ कोई नहीं आता, वो भी नहीं बचेगा। अब दूसरी बात, आप देखिए कि सहस्त्रधारा के पेड़ों को जब काटा गया तो कहा गया कि इन पेड़ों को ट्रांसप्लांट करेंगे हम, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में गया। आशीष गर्ग जी ने एक PIL फाइल करी थी, उसमें ये बोला गया था, सरकारी अधिकारियों ने कहा हमने लगा दिया। मैं खुद उन स्थानों पे गई हूँ जहाँ पे वो पेड़ ट्रांसप्लांट करे गए और वो दरअसल क्या गया, ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, यहाँ से उखाड़ा लाश को और लाश को इधर डाल दिया। मतलब कोई सेंस है? यानी कि आपने पेड़ मार दिए, वो मर गए और आपने यहाँ से उठाकर उधर एक ग्रेवयार्ड बना दिया या शमशान घाट बना दिया, जो भी आप कहना चाहे। तो इस तरीके से, और वो पेड़ फल नहीं रहे, बस उस एरिया में वो खूंटे से पेड़ लगे हुए हैं। तो अगर आप इन पेड़ों की बात कर रहे हैं तो इतने पेड़ आप काट के
कौन सी सड़क बनाना चाहते हैं, किसके लिए सड़क बनाना चाहते हैं। अगर यहाँ की जनता ये कह रही है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, भाई हमारे पेड़ों को बख्श दो, और मैं खुद मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि भैया हमारे पेड़ों को बख्श दो आप। और आप देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी जो है इस वक्त बहुत आक्रोशित है, जो हमारे पर्यावरणविद है, पर्यावरण से के लिए कंसर्न्ड जो हमारे लोग हैं वो बहुत चिंतित है कि जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो केवल हमारे को अफेक्ट नहीं करेगा, वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। हमारे यहाँ से गंगा निकल के पूरा कहाँ तक जाती है, कोलकाता से होते हुए जाती है ना बे ऑफ बंगाल तक। तो आप मुझे खुद सोच के बताइए कि हम पूरे पर्यावरण को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी नदियों की हमने बात करी जो इन पेड़ों के बीच में से निकल के जाते हैं, वो सारी नदियाँ जो हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब इसमें भागीदार हैं। तो अगर आप उनका पानी ख़त्म कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गंगा के माँ के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। और जो हमारे पेड़ हैं वो पेड़ इसलिए होते हैं ताकि वो सॉइल इरोजन को रोक सके, ताकि वो बांध के रख सके। और ये माना जाता है कि हमारा जो हिमालय है वो शिव है, और शिव की जटाएं हैं, वो जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, और वो बांध के रखती हैं उस पानी को जो गंगा मैया शिव जी के माथे से, सर से उतरती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, और ये कॉन्सेप्ट ही अगर सरकार नहीं समझ रही है तो मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। जी बिल्कुल, सवाल यही है। और एक बड़ा अच्छा आपने बात कही कि आप एक्सप्रेसवे बनाएं या 4 लेन बना लें, पर जिस जगह पे हम जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी तो वही रहने वाली है, चाहे मसूरी की बात करें, चाहे नैनीताल की बात करें, या कहीं भी जो टूरिस्ट स्पॉट है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इतनी बड़ी जहाँ पर भरपाई जो होनी थी उसके बिना हम जो विकास की बात कर रहे हैं वो विनाश की ओर जा रही है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, हम लगातार ये बात कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, और क्या हो रहा है। ये अंतिम सवाल भी इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि जिस देहरादून का, जो पहले का अगर देहरादून हम देखते हैं और आज का जो देहरादून है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आता है। क्लाइमेट में भी जो लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को महसूस करने, शायद वो अब नहीं कर पा रहे हैं। अब वो परिस्थितियाँ बदल गई हैं। क्या कहेंगे इसको? देखिए, जहाँ तक क्लाइमेट की बात है तो आपको बता दूँ कि उन 90 के दशक के आधा 95 तक आप समझ लीजिए कि यहाँ का मौसम कैसा होता था कि गर्मी तो होती ही नहीं थी, और मार्च अप्रैल तक ठंड होती थी, और उसके बाद अप्रैल आधा या 3 हफ्ते मान लीजिए कभी कभी किसी साल, और मई का महीना, इसमें गर्मी अगर होती थी 4 दिन तो बरसात हो जाती थी 5वें दिन। ये हमें पता होता था, जैसे ही गर्म होने लगता था हमें पता होता था कि अब बरसात होने वाली है, और अंदाज़ा भी हम लगा लेते थे। और जून के महीने में ये होता था कि बस 10-12 दिन की गर्मी तेज़ होती थी और उसके बाद बरसात हो जाती थी। लेकिन आज जो स्थितियाँ हैं वो बहुत चिंताजनक है कि यहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बदल गया है, बायोडाइवर्सिटी हमारी नष्ट हो रही है। तो उससे जो पूरा का पूरा अगर आप होल देखेंगे ना तो वो बहुत लेवल्स पे हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अब केवल बातें रह गई हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था कि हम कहते थे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा, अब तो लोग जागरूक हो गए, वो स्वयं कर रहे हैं। मगर आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी सरकार की तरफ से कौन से स्टेप्स हैं ऐसे उठाए जाते हैं। बीच बीच में हम सुन ज़रूर लेते हैं कि प्लास्टिक को कंट्रोल करा जाएगा, क्योंकि यही प्लास्टिक हमारी नदियों को क्लॉग कर रहे हैं, मिट्टी को क्लॉग कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती थी तो ये होता था कि ऑल्टरनेट फॉर्म्स कौन से हैं ऐसे जिनका इस्तेमाल करके हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सके, और कैसे हम अपने एक एक पेड़ को हम अपना सके तो हमें लगे कि हमारे पेड़ उग रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहीं पास में MDDA कॉलोनी है, मैं वेलम गर्ल्स में पढ़ाती थी, और एक प्रोग्राम हमने शुरू किया 96 की शायद बात है, जब स्टूडेंट्स को लेकर मुझे जाना था, और जुलाई के महीने में इतनी बरसात थी, क्योंकि उस समय बरसात होती भी थी बहुत। मैं वहाँ खड़े होकर पूरा जो वहाँ पे रबल था, कूड़ा करकट था, सब हटवा के वहाँ खड़े होके उसकी रोपाई करवाई, सब करवाई। फिर बहुत सारे लोग जो जाने माने गणमान्य लोग थे देहरादून के, वो लोग आए जिन्हें पर्यावरण से प्यार था, और फिर हमने वो पेड़ लगाए। आज अगर आप जाके उस गार्डन को देखेंगे, उस पार्क को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे हुआ?
हर वेडनेसडे और सैटरडे को मेरे साथ स्कूल की लड़कियां जाया करती थी, हम पैदल जाया करते थे और फिर पड़ोसियों से हम पानी बकेट्स में लेकर उन पेड़ों में पानी डालते थे। लड़कियां उन पेड़ों से बातें करती थी, हम ये बातों को सिखाया करते थे। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा इतना डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि हर चीज़ इतनी पॉलिटिकल हो गई है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको समझाएंगे। लोग कहेंगे कि अरे आप विकास में बाधा बन रहे हैं, लेकिन ये हमारा कल्चर होता था, ये उत्तराखंड का कल्चर होता था। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें सिर्फ हवाई तौर पे करते हैं, असली धरातल पर नहीं उतार पा रहे। बिल्कुल, और ये तो बड़ी अच्छी आपने बात कही। हम तो वो लोग हैं जो पेड़ों को भी पूछते हैं, जो हमारे गाद गदेरे हैं उनको भी पूछते हैं, और जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पर जो पानी का स्रोत होता है वहाँ पर भी पूजा की जाती है। और ये कल्चर है, हमारे रीति रिवाज हैं, जिसमें हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, पानी की भी पूजा करते हैं। पर ये आपने सही कहा कि अब सब कुछ पॉलिटिकल हो चला है और जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। पर जो कैग की रिपोर्ट है ये असल में असल पिक्चर है, असल तस्वीर है, जो पैसों के नुकसान के साथ साथ लोगों के जो और नुकसान है उसको भी बता रही है। एक तो इकोनॉमिकली हमें नुकसान हुआ है और इन्वायरमेंटली कितना नुकसान हो रहा है वो भी बता रही हैं। इसके आगे क्या होगा, और इस कैग रिपोर्ट को पटल में तो रख दिया, अब पटल के बाद जब आवाज़ें उठ रही हैं तो कहाँ तक जाएंगी, किनको सुनाई देंगी, वो भी अपने आप में बड़ी बातें हैं। और हम भी देखेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।